हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटरमीडिएट का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। फोकस दूरी, ठीक है। कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो हमने माना भाई कि दो हमारे पतले लेंस हैं। अगर दो पतले लेंस हैं, अगर इन दोनों लेंसों को हम परस्पर संपर्क में रखते हैं तो संपर्क में रखने पर इन लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, इन लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या होगी, ये लेंस किस लेंस की भांति व्यवहार करेंगे, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने जिसे माना कि दो हमारे पतले लेंस हैं, मानेंगे उत्तल लेंस, और हम बाद में आवश्यकता अनुसार यूज कर लेंगे। ये माना एक पतला उत्तल लेंस L1 है और ये हमारा एक दूसरा उत्तल लेंस L2 है, ठीक। पतला लेंस L2 है। ये दोनों लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं और इस प्रकार संपर्क में रखे हैं कि इन लेंसों के जो मुख्य अक्ष हैं वो एक ही हैं, ठीक। हमने माना दो हमारे पतले लेंस L1 और L2 वायु में परस्पर इस प्रकार रखे गए हैं कि इनके मुख्य अक्ष एक ही हैं। इन लेंसों की जो फोकस दूरियां, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, f2 हो। पहले लेंस की फोकस दूरी हमने मानी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी हमने कितनी मानी, f2 है। तो हमने माना जो लेंस है प्रथम लेंस से u दूरी पर, ठीक। प्रथम लेंस से कितनी दूरी पर, u दूरी पर एक हमारी बिंदु वस्तु O है। माना प्रथम लेंस L1 से u दूरी पर हमारी एक बिंदु वस्तु जो है O है। जब लेंस L2 की अनुपस्थिति में, लेंस हमारा थोड़ी देर के लिए लेंस L2 अनुपस्थित मान लें, लेंस L2 की अनुपस्थिति में ठीक, लेंस अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें L2 अनुपस्थित है, तो जो लेंस L1 है, इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब होगा, है ना, बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब होता है वो लेंस के दूसरी ओर बिंदु I डैश पर बनाता है, ठीक। लेंस L1 जो है बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है लेंस L2 की अनुपस्थिति में कहाँ पर बनाता है, बिंदु I डैश पर बनाता है, जिसकी जो लेंस हमारी मान लें लेंस L1 से दूरी कितनी हो, V डैश हो। लेंस L1 से दूरी कितनी हो, V डैश हो। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u की सहायता से हम इसमें लगा दें, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u की सहायता से अगर लगा दें तो 1/f के स्थान पर देखिए हम कितना लिख सकते हैं, पहला लेंस है, पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f1। तो 1/f1 बराबर 1/, पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश है, माइनस 1/u, u क्या है, वस्तु की दूरी। तो लेंस L2 की अनुपस्थिति में जो लेंस है L1 बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है लेंस की दूसरी ओर जो है I डैश पर बनाता है, जिसकी लेंस प्रथम लेंस से दूरी कितनी है, V डैश है। अब ये जो हमारा प्रतिबिंब I डैश है, ये जो हमारा प्रतिबिंब कौन सा है, I डैश है। ये प्रतिबिंब हमारा I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और लेंस L2 इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बिंदु I पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है, लेंस L2 इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु I पर बनाता है, जिसकी लेंस L2 से दूरी कितनी है, V। बात समझ में आई। यहाँ से हम क्या कहेंगे भाई, लेंस जो प्रतिबिंब I डैश है
प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए किसका कार्य करता है भाई? लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस L2 आभासी वस्तु आई डैश का प्रतिबिंब, आभासी वस्तु आई डैश का प्रतिबिंब बिंदु कहाँ पर बनाता है? प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनाता है, जिसकी लेंस L2 से दूरी हम मान लें भाई, जिसकी लेंस L2 से दूरी v, L2 से दूरी v। ठीक, लेंस L2 से दूरी हमने कितना मान लिया? v मान लिया भाई। देखिए लेंस पतला है, लेंस कैसा है? अत्यंत पतला है, इसलिए ये प्रथम लेंस से दूरी v डैश थी, तो पतला होने के कारण ये जो v डैश है इसको हम लेंस L2 से भी इसकी दूरी कितनी मान सकते हैं? v डैश। तो इस कंडीशन में v डैश किसका कार्य कर रही? वस्तु का कार्य कर रही भाई। लेंस पतला है, चलो थोड़ी देर के लिए अगर आप मानना भी चाहो, इसको कुछ मान लेंगे तो अंत में आपको वही करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेंस अत्यंत पतला है, इसलिए जो ये होगी लेंस L2 से भी जो होगी आई डैश की दूरी कितनी मान लेंगे? v डैश मान लेंगे। तो v डैश इस कंडीशन में वस्तु की दूरी है। v किसकी है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो लेंस L2 के लिए कितना हो जाएगा? 1/f2। लेंस L2 की फोकस दूरी कितनी है? f2। 1/f2 बराबर 1/v। v हमारी हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/v डैश, 1/v डैश। या लेंस पतला था, इसको आप इसकी दूरी कितनी मान लेते? t मान लेते, तो v डैश प्लस t लिखते, वो भी उतनी आती। ठीक, इसे मान लेते समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 था। हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 1 बटा, कैसे जोड़ेंगे? बाएं को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, नहीं सॉरी 1/v डैश माइनस 1/u, पहला हो गया, प्लस 1/ कितना लिखेंगे भाई? v माइनस 1/v डैश। देखो यहाँ पर v डैश हमारा प्लस में है, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, प्लस वाले को आगे कर लें, 1/v माइनस 1/u। इसे मान लें हम समीकरण नंबर 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम एक बात लिखते हैं भाई, क्या लिख दें? हम मान लें यदि ये जो दोनों लेंस हैं, इन दोनों लेंसों के स्थान पर हम एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें, इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा हम लेंस ले लें जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? f हो, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो? u हो, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो? v हो। ठीक, हम यहाँ से क्या कहें? यदि इन लेंसों के स्थान पर, यदि इन लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें, स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जिसकी फोकस दूरी u हो, जिसकी फोकस दूरी f, लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी, तथा किसकी? प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो
कितना लिखेंगे भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसलिए ठीक। इसे मान ले समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना कर लें भाई। 3 हमारा है 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, और 4 है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 3 और 4 की तुलना कर लें तो इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, दाहिने भी क्या होंगे, बराबर। समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर, ठीक, 3 तथा 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 की तुलना कर लेते हैं। इनके बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसलिए कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी है, और f2 क्या है, दोनों लेंसों की फोकस दूरी है। ठीक, ये हमारी आ गई परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरियों का फार्मूला आ गया। ठीक, कि अगर हमारे दो लेंस हैं वो परस्पर संपर्क में रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होती है, 1/f बराबर होती है 1 हमारी f1 प्लस 1/f2 होती है। ठीक है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अब यहाँ से स्थितियाँ भी बनती हैं, जैसे कहा जाए दोनों लेंस हमारे उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस कौन सा लेंस बनेगा। अगर दोनों लेंस अवतल हैं तो संयुक्त लेंस कौन सा लेंस बनेगा। अगर दोनों में एक लेंस उत्तल है और एक अवतल है तो संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा। तो ये भी सारी कंडीशन आती हैं कि दो हमने उत्तल लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा है तब लेंस हमारा किस लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है, दो अवतल लेंसों को हमने परस्पर संपर्क में रखा है तो संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है, एक लेंस अवतल है और एक उत्तल है, इनको परस्पर संपर्क में रखा है तो किस लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी हमारी पूछी जाती हैं। ठीक, यहाँ से अब देखिए ध्यान देना, यहाँ से अगर हम मान लें स्थितियों की बात करें, एक बात और ध्यान देना भाई, अभी हम लोगों ने क्षमता नहीं पढ़ा है लेकिन आप लोगों ने पूर्व ज्ञान के आधार पर क्षमता पढ़ा था, तो क्षमता की बात करते हैं। चलो अच्छा, बाद में इसकी बात होती है। स्थितियों की अब बात हम करें भाई। स्थितियाँ कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन कहा जाए भाई, पहली कंडीशन क्या है, यदि दोनों लेंस उत्तल हों, यदि दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों, दोनों लेंस उत्तल हों, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों लेंस उत्तल हों तो क्या होगा भाई, दोनों लेंस उत्तल होंगे तो दोनों लेंसों, उत्तल लेंस की फोकस दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक, तो इनकी फोकस दूरी जो होगी धनात्मक होगी। f1 और f2 उत्तल हों तो f1 तथा f2 धनात्मक होगी, f2 कैसी होगी, धनात्मक। इसलिए f1 f2 को धनात्मक रखेंगे तो f की वैल्यू कैसी प्राप्त होगी, धनात्मक, इसलिए f बराबर भी कैसा होगा, धनात्मक। इस f की वैल्यू भी कैसी होगी, धनात्मक, इसलिए संयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा। संयुक्त लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा। ओके, कोई समस्या नहीं इसमें। अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा। सेकंड कंडीशन, यदि दोनों लेंस अवतल हों, यदि दोनों लेंस कैसे हों, अवतल, ध्यान देना भाई। तो अगर दोनों लेंस अवतल होंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरियां कैसी होती, ऋणात्मक। अवतल हो तो f1 तथा f2 ऋणात्मक होगी, f1 तथा f2 क्या होगी, ऋणात्मक होगी, f1 और f2 ऋणात्मक होगी, इसलिए f बराबर भी कैसा होगा, ऋणात्मक। f की भी वैल्यू कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। इसलिए इस कंडीशन में संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल की, इसलिए संयुक्त लेंस अवतल लेंस होगा। संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 3 है।
अगर दोनों लेंस उत्तल तो संयुक्त लेंस उत्तल, अगर दोनों लेंस अवतल तो संयुक्त लेंस अवतल। लेकिन थर्ड कंडीशन, पहला लेंस उत्तल या कोई लेंस, हम पहला लिख के कर रहे हैं। अगर ऐसे आपसे कहा जाए कि एक लेंस उत्तल और एक अवतल है, जो कहेगा बस उसमें आप ध्यान रखना है, जो लेंस अवतल होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसको माइनस चिन्ह के साथ ले लेना है बस। ठीक, पहला लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल तो दूसरा अवतल हो तो क्या करेंगे भाई, जो उत्तल होता है उत्तल की फोकस दूरी कैसी होती, धनात्मक हो तो F1 धनात्मक तथा F2 ऋणात्मक रखेंगे। इसलिए ध्यान देना भाई, इसलिए कितना लिखेंगे, इसलिए 1/F बराबर 1/F1 प्लस F2 के स्थान पर अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस F2 रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस F2 रखेंगे। तो ये प्लस और ये वाला प्लस और F2 है माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/F2। इसका हर बराबर करें भाई, तो देखो 1/F बराबर हर बराबर करेंगे F2 माइनस F1 अपान F1 F2 लिख सकते हैं इस कंडीशन में, या F बराबर हो जाएगा F1 F2 अपान F2 माइनस F1। ध्यान देना भाई, F क्या हो जाएगी, संयुक्त फोकस दूरी, F1 पहले लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, F2 अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ से भी स्थितियाँ चलेंगी। फर्स्ट कंडीशन, यदि F1 ग्रेटर देन हो F2 से। देखो भाई, पहली कंडीशन, यदि F1 का मान बड़ा हो और F2 का मान छोटा हो। अभी तक चलता था कि भाई जो बड़ा होता था प्राथमिकता हम उसको देते थे, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, जो बड़ा होगा प्राथमिकता उसकी नहीं होगी, जो छोटा होगा प्राथमिकता उसकी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से F1 ग्रेटर देन कह रहा है F2, अर्थात F1 बड़ा है। F1 क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है। तो संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ये हमको देखना है। अब यहाँ से ध्यान देना, F1 बड़ा है और F2 क्या है, छोटा है। तो हमने कहा था अगर चर राशियों का प्रयोग किया जा रहा है बड़ा और छोटा दिखाने में और आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम सीधे से एक बात रखते हैं, क्या मान लेते हैं, संख्यात्मक मान मान लेते हैं। ध्यान देना भाई, F1 बड़ा है तो F1 को हम थोड़े समय के लिए 3 मान लें और F2 को थोड़े समय के लिए चलो 2 मान लेते हैं। 3 बड़ा होता है 2 से, होता है, ठीक रखेंगे। तो F बराबर देखिए कितना प्राप्त होगा, F बराबर 3, F1 के स्थान पर 3 गुणे 2 बटे F2 के स्थान पर 2 माइनस 3, F बराबर 6, प्लस माइनस माइनस घटेगा 1, जो संख्या बड़ी चिन्ह उसका लगाएंगे, 3 बड़ा है उसके साथ माइनस चिन्ह माइनस का, तो F बराबर माइनस आया। जो फोकस दूरी आई वो कैसी आई, ऋणात्मक आई। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक थी और अवतल लेंस की फोकस दूरी कम थी, दोनों को हमने परस्पर संपर्क में रखा, तो संपर्क में रखने पर F की वैल्यू कैसी आई, ऋणात्मक आई। F का मान कैसा आया, ऋणात्मक आया। अगर F का मान ऋणात्मक आया है तो ऋणात्मक किस लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की। किस लेंस की, अवतल। अतः इस कंडीशन में संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस अवतल की भांति। ठीक, लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल की भांति। बात समझ रहे हो ना। ठीक, अगर अवतल और उत्तल को संपर्क में रखेंगे, अवतल की फोकस दूरी अधिक है और उत्तल की फोकस दूरी अधिक है और अवतल की फोकस दूरी कम है, तो संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल की भांति, जिसकी फोकस दूरी कम होती है। ठीक, सेकंड कंडीशन यहीं से हम देखते हैं भाई, यदि, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड इसी में, यदि F1 लेस देन और F2 ग्रेटर देन। F1 लेस देन का मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो
और अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक हो। फिर वही पुरानी प्रक्रिया, जो बड़ा है F2 को 3 मान लिया, F1 को 2 मान लिया। अब हल करेंगे भाई, F1 फिर निकालेंगे तुल्य फोकस दूरी, F बराबर F1 के स्थान पर कितना 2, F2 के स्थान पर 3 बटे F2 माइनस F1, 3 माइनस 2, अर्थात F बराबर 6 आएगा। इस कंडीशन में अगर F2 बड़ा होगा और F1 छोटा होगा तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी F की वैल्यू कैसी होगी, धनात्मक। F की वैल्यू कैसी प्राप्त होगी, धनात्मक। और F की वैल्यू अगर धनात्मक होगी तो धनात्मक किस लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल की होती है, किसकी, उत्तल लेंस की। अतः इस कंडीशन में संयुक्त लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, थर्ड कंडीशन कह रहा है कि यदि F1 बराबर F2 बराबर F, अर्थात दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपस में बराबर हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपस में बराबर हो, तो F की वैल्यू निकाल ले भाई। F बराबर, देखो F1 के स्थान पर रखेंगे F, F2 के स्थान पर F, F2 के स्थान पर F, F1 के स्थान पर F, F डैश, चलो अच्छा F डैश मान लें, F डैश F डैश F डैश F डैश, तो F डैश स्क्वायर F से F घटेगा बटा 0, अगर किसी संख्या का बटा 0 तो वैल्यू इनफाइनाइट, अर्थात फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत। और अनंत हमने आपको बताया था फोकस दूरी किसकी होती, समतल कांच की प्लेट की। अतः लेंस समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, लेंस अतः लेंस समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हुई हमारी भाई कि अगर दोनों लेंस हमारे उत्तल थे, इनको परस्पर संपर्क में रखा तो संयुक्त लेंस जो है उत्तल की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर दोनों लेंस हमारे अवतल थे, इनको परस्पर संपर्क में रखा तो संयुक्त लेंस अवतल की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर एक लेंस उत्तल था और एक लेंस हमारा अवतल था तो संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है, तो यहाँ पर जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी भांति व्यवहार करता है। तो उत्तल की फोकस दूरी अधिक और अवतल की कम, तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम और अवतल की क्या हो, अधिक हो, तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगर दोनों लेंसों की फोकस दूरियाँ समान हो तो जो फोकस दूरी होती है अर्थात संयुक्त फोकस दूरी वो अनंत हो जाती है, और इस स्थिति में जो संयुक्त लेंस होता है हमारा एक समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करता है। तो ये लेंस से संबंधित हमारे क्वेश्चन थे। जब देखिए हमारे प्रश्न पेपर में आते हैं तो हमें ये सारी कंडीशन नहीं अप्लाई करनी होती है, सीधा हम फार्मूला लगाते हैं कि जैसे कहा गया एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल तथा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखा गया है, तो इन लेंसों की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम सीधा ये फार्मूला लगाते हैं, तुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर होती है 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f1 होती है पहले लेंस की फोकस दूरी और f2 होती है हमारी दूसरे लेंस की फोकस दूरी। अब इसमें कह रहा है पहला लेंस उत्तल है जिसकी फोकस दूरी 15 थी, तो f1 बराबर हमने +15 ले लिया। ठीक है, और दूसरा लेंस अवतल था जिसकी फोकस दूरी कितनी थी, 10 थी, तो f2 बराबर अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए f2 बराबर हम कितना ले लेंगे, -10 ले लेंगे। बस इस फार्मूले में रख देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर f का मान धनात्मक आ रहा है तो लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अगर f का मान ऋणात्मक आ रहा है तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। अगर आप इस टॉपिक का लिखेंगे अच्छा कैसे, इसमें हमने माना भाई कि दो हमारे पतले लेंस थे L1 और L2, ये वायु में परस्पर इस प्रकार
रखे गए थे कि इनके मुख्य अक्ष एक ही थे और इन लेंसों की फोकस दूरियां कितनी थी, f1 और f2 थी। हमने माना पहले लेंस से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, लेंस L2 की अनुपस्थिति में जो लेंस L1 है बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है, जिसकी प्रथम लेंस से दूरी कितनी है, v डैश है। इसलिए लेंस L2 की अनुपस्थिति में हमने लिखा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u की सहायता से। ठीक, ये लिख लिया, बाकी हमने पूरा यहाँ से लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए, जो लेंस होता है, क्षमता का तात्पर्य होता है कि जो लेंस होता है, जैसे अवतल लेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे उत्तल लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस में जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, लेंस अपवर्तन के पश्चात उन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। और अवतल लेंस में क्या होती है, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, अवतल लेंस उन प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो लेंस पर जब पड़ी, लेंस से अपवर्तन हुआ, उसके पश्चात ये प्रकाश किरणें अपने मार्ग से क्या हो रही हैं, कुछ लेंस की तरफ मुड़ रही हैं, कुछ लेंस से दूर जा रही हैं, अर्थात कुछ मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ रही हैं और कुछ मुख्य अक्ष से दूर जा रही हैं। अवतल लेंस में दूर जा रही हैं और उत्तल लेंस में जो है अक्ष की ओर मुड़ रही। तो मुड़ना अर्थात मुड़ने की बात होती है यहाँ पर। तो लेंस की जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ता है, ठीक, उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। तो लेंस की क्षमता का तात्पर्य हम किससे लगाते हैं? लेंस की क्षमता का मतलब होता है प्रकाश किरणों को अपने मार्ग से विचलित करवाना, अर्थात मोड़ना। जो लेंस प्रकाश किरणों को अपने मार्ग से जितना ज़्यादा मोड़ता है, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो क्षमता का तात्पर्य किससे? प्रकाश किरणों को मार्ग से मोड़ने से। जो मोटा लेंस होता है, कौन सा लेंस? मोटा लेंस। मोटा लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को पतले लेंसों की तुलना में अधिक मोड़ता है। ठीक, जो मोटा लेंस होता है वो पतले लेंसों की तुलना में प्रकाश किरणों को अपने मार्ग से अधिक मोड़ता है। इसलिए मोटे लेंस की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है और जो पतला लेंस होता है उसकी क्षमता कम होती है। ठीक, तो क्षमता का जो हम की जो परिभाषा पढ़ते हैं, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि क्षमता का क्या तात्पर्य है, तो क्षमता का तात्पर्य क्या होता है कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपने मार्ग से मोड़ने की जो घटना होती है या प्रक्रिया होती है, वही लेंस की क्षमता कहलाती है। जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ता है, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। पतले लेंसों की तुलना में मोटे लेंस जो होते हैं प्रकाश किरणों को अपने मार्ग से ज़्यादा मोड़ते हैं, इसलिए मोटे लेंसों की क्षमता अधिक होती है। ठीक, और लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, ध्यान देना यहाँ से भाई। लेंस की क्षमता जो P होती है, पावर ऑफ लेंस कहते हो आप, लेंस की क्षमता P बराबर हम लिखते हैं, जो लेंस की क्षमता P होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात P बटे व्युत्क्रमानुपाती 1/f, अर्थात P व्युत्क्रमानुपाती f। f क्या है? लेंस की फोकस दूरी। देखिए, लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी, लेंस की क्षमता उतनी ही कम होती है। ठीक, फोकस दूरी जितनी अधिक होती है, क्षमता उतनी ही क्या होती? कम होती है। तो बताओ भाई, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है कि मोटे लेंस की? तो पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण पतले लेंस की क्षमता कम होती है और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होने के कारण इनकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। अभी हमने क्लियर भी किया था कि मोटे लेंस प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ते हैं, इसलिए उनकी क्षमता अधिक होती है। ठीक, तो P जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस व्युत्क्रमानुपाती नियतांक को हटा देते तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा, 1/f। एक क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है भाई? डायोप्टर। लेकिन 1/f किस कंडीशन में लगाते हैं? जब फोकस दूरी हमारी मीटर में दी हो।
जब फोकस दूरी हमारी मीटर में दी होती है तो जो लेंस की क्षमता का फार्मूला लगाते हैं वो लिखते हैं P बराबर 1/f, इसका मात्रक डायोप्टर। ठीक, अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो, फोकस दूरी किस में दी हो, फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्षमता कितनी हो जाती है, P बराबर 100, कितना 100/f। ठीक, ये कब लगाते हैं, इसका भी मात्रक डायोप्टर होता है। ये कब लगाते हैं P बराबर 100/f, जब फोकस दूरी हमारी कैसी होती है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होती है तो लेंस की क्षमता हम लगाते हैं P बराबर 100/f, और जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में दी होती है तो क्षमता P बराबर 1/f मीटर। देखिए, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है भैया ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए नोट यहाँ से हम लिख सकते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी लेकिन बहुत ही आवश्यक बातें हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। ठीक, और जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अभी हमने पढ़ा था 1/f बराबर, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी में हमने पढ़ा था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f क्या है, उत्तल लेंस की फोकस, वो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, f1 पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी की का व्युत्क्रमानुपाती क्षमता होता है, इसलिए इसके स्थान पर हम p लिख सकते हैं बराबर 1/f1 के स्थान पर p1 और 1/f2 के स्थान पर p2। तो संयुक्त लेंस की क्षमता p बराबर होती है p1 प्लस p2। इससे संबंधित क्वेश्चन अगर परीक्षा में नहीं आता है तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे इंटर के बाद तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो जल्द ही हमारी पॉलिटेक्निक की परीक्षा हुई है उसमें हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस दिया गया था, उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस की जो क्षमता थी, सॉरी उत्तल लेंस था, इस उत्तल लेंस की जो क्षमता थी शायद 15, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस तथा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखा गया था। कह रहा था लेंस की संयुक्त क्षमता कितनी होगी। ठीक, तो लेंसों की फोकस दूरियां दी गई थी, तो जब फोकस दूरियां दी गई थी तो आप पहले लेंस की क्षमता निकाल लेते और दूसरे लेंस की क्षमता निकाल लेते। उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते थे P बराबर P1 प्लस P2, या देखो ऐसे भी आप फार्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, 1/e आपके स्थान पर P हो जाएगी संयुक्त क्षमता बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f1 पहली लेंस की फोकस दूरी, f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये फार्मूला कब लगाना, जब ये मीटर में दिया होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो ऊपर 100 के साथ लगाना है। ठीक, तो इसको आप रहने दो, नहीं आप कर दोगे गलत। ठीक, तो अगर लेंसों की फोकस दूरियां हमारी दी गई थी तो पहले हम लेंसों की क्षमता निकालते और दोनों को आपस में जोड़ देते, और जोड़ने के पश्चात अगर क्षमता ऋणात्मक होती तो संयुक्त लेंस अवतल बन जाता, और अगर जोड़ने के पश्चात क्षमता धनात्मक होती तो संयुक्त लेंस उत्तल बन जाता। बात समझ में आई भाई। तो एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर, 5 डायोप्टर तथा 3 डायोप्टर क्षमता का एक उत्तल तथा अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखा है, इनकी संयुक्त क्षमता कितनी होगी। तो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर दी गई है, और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की क्षमता है -3 डायोप्टर। संयुक्त क्षमता निकालनी है तो संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, P1 के स्थान पर 5D और P2 के स्थान पर -5D रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक, तो ये क्षमता से संबंधित भी हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। एक टॉपिक इसका और बचा है, वो भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे अगले वीडियो में हमको इससे संबंधित कोई टॉपिक ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है। रेखीय आवर्धन, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है हाई स्कूल में। रेखीय आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार। आवर्धन मीन्स आकार,
आवर्धित। ठीक, तो आवर्धन क्या होता है? जैसे हम देखते हैं लेंस के सामने वस्तु को रखते हैं तो कहा गया जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो देखा लेंस वस्तु के 2 गुना है, 4 गुना है, 6 गुना है, 8 गुना है। तो यही कितना बड़ा बन रहा है या प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है, यही इसका क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है कि जो अगर कोई वस्तु है उस वस्तु को लेंस के सामने ले जाओ तो लेंस के सामने जब ले जाते हैं तो लेंस उसका क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम यम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एम से। रेखीय आवर्धन एम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई आई, प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई ओ, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई ओ। ठीक, तो m बराबर हम लिखते हैं आई बटे ओ। आई क्या है? बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। तो आवर्धन क्या होता है? लेंस द्वारा वस्तु को देखने पर, लेंस द्वारा वस्तु को देखने पर लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब देखिए, जब आवर्धन का हम फार्मूला लगाते हैं तो हम कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं, वही चिन्ह परिपाटी ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? चिन्ह परिपाटी याद रखते हैं। जैसे हम जानते हैं जितनी भी दूरियां हम लेंस के ध्रुव से बाईं ओर मापेंगे वो सारी ऋणात्मक होंगी, जो दाईं ओर मापेंगे वो सभी धनात्मक होंगी। लेंस से नीचे की तरफ की जो सारी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और ऊपर की ओर की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। ठीक, तो देखिए हमने माना भाई एक हमारा पतला लेंस है, ये हमारा एक पतला लेंस हो गया एल जो वायु में स्थित है। ठीक, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ये लेंस का प्रथम फोकस F1 हो गया, ये लेंस का द्वितीय फोकस F2 हो गया। ठीक, हमने माना लेंस के से कुछ दूरी पर एक हमारी वस्तु AB है। जो ये वस्तु हमारी AB है, हम मान लें वस्तु AB की लंबाई कितनी है? O है। वस्तु AB की लंबाई कितनी है? O है। हमने बताया था कि प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलनी चाहिए, तभी हम प्रतिबिंब का आकलन कर पाते हैं। ठीक, तो यह जो बिंदु B है, हम मानेंगे यहाँ से बिंदु B से हमारी 2 प्रकाश किरणें चलती है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। आपको हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? द्वितीय फोकस से जाती है। ये प्रकाश किरण हमारी द्वितीय फोकस से निकल गई। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी इसके कहाँ से जाती है? प्रकाशिक केंद्र से जाती है। और आपको हमने पढ़ाया है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। भाई ये बड़ी दूर जाएंगी। ठीक, इसलिए हम थोड़ा अपने फिगर में संशोधन करते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। अच्छा, छोटा कहा तो बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, फोकस थोड़ा पास पास ले लेंगे। ये हमारा F2, ये हमारा F1। ठीक, ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र। ये हमारी एक वस्तु हो गई, कौन सी? AB वस्तु हो गई। वस्तु के सिरे B से एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। आपने पढ़ा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती? द्वितीय फोकस से। एक दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गई। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। ठीक, ये डाला गया लंब A डैश B डैश, और ये मान लेते हैं क्या है? बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई कितनी मान ली? I। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र था, ये हमारी A वस्तु है, ये हमारी दूरी कितनी हो गई? U। ठीक, प्रथम ध्रुव से मान लो, P1 से मान लो। ठीक, ये हमारा द्वितीय ध्रुव था P2, P2 से दूरी इसकी कितनी मान ली? V मान ली। या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो गई? U। यहाँ से कितनी दूरी मान ली? V हो गई। अब देखो भाई, यहाँ से हम 2 त्रिभुजों की बात करेंगे। एक त्रिभुज है हमारा, ये वस्तु थी, वस्तु की लंबाई कितनी मानी थी? O। ठीक, एक हम त्रिभुज लेंगे A
पी बी, दिख रहा होगा आपको। दूसरा त्रिभुज हम लेंगे पी ए डैश बी डैश, ये वाला। इन दोनों में ये कोण, इसका कौन सा कोण होगा? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसका ये कोण 90, इसका ये कोण 90, तो दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में समान हो गए। और अगर दो कोण आपस में समान है तो त्रिभुज कैसा होता है? समरूप। तीसरा भी कोण समान होगा तो त्रिभुज हमारा कैसा होगा? समरूप होगा। अर्थात यहाँ से हम कहेंगे त्रिभुज, ध्यान देना, ए डैश बी डैश सी, ठीक, समरूप है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी, नहीं सॉरी पी, समरूप है ए बी पी के। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसकी भुजाओं में कैसा संबंध होता है? अनुपातिक का संबंध। अर्थात पहले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात छोटी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी डैश पी ले रहे हैं, तो ए बी डैश पी में लंब हमारा कितना है? ए डैश बी डैश, इसका आधार कितना है? ए डैश पी, बराबर। दूसरा त्रिभुज, इसका लंब कितना है? ए बी, और आधार आपका कितना है? ए पी, ठीक। देखो ए बी को नीचे ले आओ तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर ए डैश पी अपान ए पी। ध्यान देना, यहाँ से थोड़ी दूरियाँ लिख लेते हैं। ए बी वस्तु की लंबाई ओ, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई माइनस आई। माइनस आई क्यों लिखा? क्योंकि ये किधर है? नीचे की ओर। और हमने बताया था कि नीचे की ओर सारी दूरियों को हम किस चिन्ह से लेते हैं? माइनस से लेते हैं। पी ए डैश पी ए, ये हो जाएगा माइनस यू। क्यों? क्योंकि ये बाईं ओर है, लेंस के बाईं ओर की सारी दूरियों को ऋणात्मक। पी ए डैश ये बाईं ओर है, ये धनात्मक, ठीक। वैल्यू रख देते हैं यहाँ से भाई। देखो ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश की वैल्यू माइनस आई, ए बी का मान ओ, ए डैश पी का मान कितना है? ए डैश पी का मान है वी, और ए डैश पी का मान कितना है? माइनस यू। ये हो जाएगा हमारा माइनस आई बटे ओ बराबर माइनस वी अपान यू, माइनस माइनस प्लस आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा? देखो m बराबर आई बटे ओ बराबर v बटे यू, ओके। m बराबर आई बटे ओ बराबर v बटे यू लिख सकते हैं यहाँ से। अब ये जब आप रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाना तो एक बात याद रखना भाई, जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। आवर्धन के लिए नोट, आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब कैसा बने? वास्तविक, ठीक। प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है वास्तविक हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब हो तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक। और उल्टा बनने के कारण आवर्धन कैसा होगा भाई? ऋणात्मक। इसलिए आवर्धन ऋणात्मक होगा, आवर्धन ऋणात्मक। जैसे कहा गया भाई, एक उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन कैसा लेंगे? ऋणात्मक। तो m बराबर हम लिखेंगे -3, m बराबर -3। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए हम आवर्धन कैसा लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर? फिर अगली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, प्रतिबिंब आभासी हो, प्रतिबिंब आभासी हो। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा, ऐसे बनेगा ऊपर की दिशा में, ठीक। तो जब सीधा बनेगा तो संख्या रेखा पर ऊपर की संख्याएं कैसी होती? धनात्मक होती हैं। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, इसलिए आवर्धन हमारा धनात्मक होगा। आवर्धन भैया कैसा होगा? आवर्धन धनात्मक होगा, ठीक। आवर्धन बेटा कैसा होगा? धनात्मक। अगर प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा तो आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि जो है इस कंडीशन में
प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा, ठीक, ऊपर की ओर बनेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आवर्धन हम कब ऋणात्मक लेंगे, कब धनात्मक। जिसे कहा गया एक उत्तल लेंस द्वारा 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कितने गुना? 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप लिखेंगे, चूंकि प्रतिबिंब आभासी है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, इसलिए आवर्धन धनात्मक होगा, तो यम बराबर 3 ले लेंगे। क्लियर? एक बात और ध्यान देना भाई, जब हम लेंस में ये सारे जब फार्मूले अप्लाई करते हैं, तो ये फार्मूले हम अप्लाई करते हैं, धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो एक बात याद रखना भाई, हम केवल उन संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक लेंगे जिनके आंकिक मान दिए होंगे, जिनके आंकिक मान दिए होंगे, तब हम धनात्मक और ऋणात्मक लेंगे। अगर संख्याओं के आंकिक मान नहीं दिए हैं तो आंकिक मान ना दिए होने पर हम उनको चिन्ह सहित नहीं लेंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो, समझना क्या है, जैसे हमने कहा एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखने पर, ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए दिया गया है जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, संख्यात्मक मान दिया है 15, तो यह बराबर 15। लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जा रहा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो u बराबर -30। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। ओके, दूसरा क्वेश्चन जैसे इसमें कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से, उत्तल लेंस से वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि इसका जो है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कैसा बने? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। फर्स्ट कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक हो, सेकंड कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी हो। तो इस कंडीशन में केवल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, f का मान दिया गया है, तो f बराबर 15। u और v का मान नहीं दिया गया है। तो अब आप यहाँ से दिमाग नहीं लगाना कि भैया u सदैव ऋणात्मक होता है, बाईं ओर वस्तु होती है, -u ले लें, है ना। तो ये आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर जिसका केवल संख्यात्मक मान दिया है उसको चिन्ह सहित लेना है। f का मान दिया था, f बराबर 15। u v का मान आप चिन्ह सहित नहीं लेंगे, ठीक है। वो जब आप सॉल्व करेंगे वो चिन्ह सहित आ जाएगा। बात समझ में आई? u की वैल्यू u ही रखेंगे, v की वैल्यू v ही रखेंगे। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है अगर प्रतिबिंब वास्तविक है। अब देखो यम का मान दिया है, आवर्धन 3 गुना है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए आवर्धन ऋणात्मक। तो m बराबर v/u लिखते हो तो m के स्थान पर -3 रख देना, ठीक। फिर अगली कंडीशन में अगर प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो m की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3 बराबर v/u करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है और आगे अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिक जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हमें तैयार करना है, ठीक। तो आप कुछ इस तरीके से पढ़िए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम तो देना ही, साथ ही साथ हम अपने भविष्य के लिए भी जो है आगामी जो परीक्षाएं हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उन सब की तैयारी भी हम इसी आधार पर करेंगे। देखिए, पूछा कुछ नहीं जाता है, सारा कुछ आपका इंटरमीडिएट के सिलेबस से आता है। अगर हम इंटरमीडिएट के सिलेबस को धैर्य से और ढंग से पढ़ लें तो हमको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको फिजिक्स में कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और निरंतर आप वीडियो को देखते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।